हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट विद अस। आज की वीडियो में हम ऑडिटिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2019, 20 और 21 के क्वेश्चन पेपर में आया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। क्वेश्चन इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, जो वर्ड ऑडिट है वो लैटिन वर्ड ऑर्डरी से आया है, जिसका मतलब है टू हेयर। पहले के समय में जब बिजनेस के ओनर को ऐसा लगता था कि कोई फ्रॉड हुआ है, तो वो सर्टेन पर्सन को अपॉइंट करता था कि मेरे अकाउंट्स चेक कर दो। वो पर्सन अकाउंट्स को सुनता था अकाउंटेंट से और अपना डिसीजन बताता था कि ये अकाउंट कितने एक्यूरेट हैं। पहले के ज़माने में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस होती थी, तो ऑडिट में वेरिफिकेशन भी सिर्फ कैश बैलेंसेस का होता था। पर आज ऑडिट का मतलब बहुत वाइडर है। ऑडिटिंग एक बहुत ही इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो बिजनेस की होती हैं, और डॉक्यूमेंट्स का भी ऑडिट करना, वाउचर्स का भी करना जो होते हैं। अब हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं ऑडिटिंग की, तो एक एक करके समझते हैं। ऑडिटिंग मतलब वेरिफिकेशन करना अकाउंटिंग डेटा का, जिससे हम निकाल सकें एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी अकाउंटिंग स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स की। सेकंड डेफिनेशन, ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन करना रिकॉर्ड्स की, जिससे हम रिलायबिलिटी निकाल सकें उन स्टेटमेंट्स की। थर्ड डेफिनेशन, ऑडिटिंग मतलब एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना बुक्स और रिकॉर्ड्स का बिजनेस के या अदर ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे हम निकाल सके, वेरीफाई कर सकें, रिपोर्ट बना सकें फैक्ट्स की, उन फाइनेंशियल ऑपरेशन की और रिजल्ट्स दे सकें। सो कंक्लूजन यही है, जब हमने अबव डेफिनेशंस देखी तो अब ये कंक्लूजन निकलता है, ऑडिटिंग मतलब टेस्ट करना रिलायबिलिटी कितना कंप्लीट है, कितना एडुकेट है एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इसमें कुछ प्रिंसिपल रूट्स होते हैं और ये आइडियाज और मेथड्स पे भी बेस्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं ऑडिटिंग के। पहला इज एग्जामिनेशन, मतलब क्रिटिकल रिव्यू करना सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटिंग, और किस किस का रिव्यू करना, इंटरनल कंट्रोल, उसका डिज़ाइन जो ऑपरेटिंग चल रही है बिजनेस इंटरप्राइज में, जिससे हम एडोकेसी और एप्रोप्रिएटनेस निकाल सके इंटरप्राइज की। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑडिटिंग का कि एग्जामिनेशन करना। सेकंड, कंपैरिजन, कंपेयर करना प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट को, रिकॉर्ड्स बनाना कि वो एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं या नहीं। सो ऑडिटिंग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करना। थर्ड इज वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करना रिजल्ट्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखा है, मतलब जो बैलेंस शीट में लिखा है। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ऑडिटिंग का कि वेरीफाई करना। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मतलब कंप्लीटनेस बताना कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज की, या कोई लॉ फॉलो करना है या कुछ, वो सब कंप्लीट हुआ है या नहीं। सो ऑडिटिंग का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कंफर्मेशन। ओपिनियन, फाइनली अपना ओपिनियन बताना, मतलब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट दिखाएगा क्लाइंट को कि वेदर जो उसने अकाउंट्स बनाए हैं वो ट्रू और फेयर हैं या नहीं हैं। सो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिटिंग इज ओपिनियन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, अब ऑडिट के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स को मेन ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिटिंग का कि एग्जामिन करना रिलायबिलिटी और वैलिडिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑडिटर अपना ओपिनियन दे कि ये स्टेटमेंट कितनी ट्रू और फेयर हैं। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक्सप्रेस हुई हैं उसमें ऑडिटर अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करे कि वो स्टेटमेंट कितनी ट्रू और फेयर हैं और उनके रिजल्ट कितने ट्रू और फेयर हैं। सेक्शन 227 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये चाहता है कि कंपनी का ऑडिटर अपना ट्रू ओपिनियन बताए कि अगर वो बैलेंस शीट देख रहा है तो बैलेंस शीट कितनी ट्रू और फेयर है उस कंपनी के अफेयर्स। और प्रॉफिट एंड लॉस में ये सेक्शन क्या चाहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑडिटर ट्रू और फेयर व्यू बताए कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है ईयर के एंड में।
जब ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा हो तो वो केयरफुल एग्जामिनेशन करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एग्जामिनेशन करते समय वो सारे कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल रिसीवर हो। ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इसी वजह से वो अपने काम को कंप्लीट कर पाता है। वो किसी भी इंटरेस्टेड पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स अगर वो इंटरेस्टेड पार्टीज में इन्वॉल्व है या वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट कह रहा है कि भैया तुम ये चीज़ें छुपा देना, वर्कर कह रहा है कि मैंने यहाँ से कैश लिया था इसको छुपा देना, तो वो जितना भी ऑनेस्ट रहे उस ऑडिटर पे शक रहेगा ही। तो मेन ऑब्जेक्ट है ऑडिटिंग का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्पेक्शन और रिपोर्टिंग देना ऑडिटर को। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब है वो स्टेटमेंट जो ऑडिटर बनाता है। वैसे तो ये स्टेटमेंट अकाउंटेंट भी बना सकता है, पर अकाउंटेंट कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन और नेगेटिव कमेंट नहीं देता है जो एक ऑडिटर दे सकता है। तो पहला ऑब्जेक्ट है ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट कि बस अकाउंट्स को ये बताना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और फेयर हैं या नहीं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। अब एरर्स क्या होते हैं? मिस स्टेटमेंट और मिस डिस्क्रिप्शन हो जाना बुक्स ऑफ अकाउंट्स की या फिर रिकॉर्ड्स की जो एम्प्लॉय ऑफिसर ने बनाई है इंटरप्राइज के ऑडिट के अंदर। ओमिशन एरर्स, ओमिशन मतलब कोई गलती हो जाना। तो जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त गलती कर दें फुली या पार्शली, मतलब हम सेल्स बुक बना रहे थे और सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड करना ही भूल गए। पार्शली ओमिशन मतलब हमने लिखा और उसका इफेक्ट अर्थमेटिक एक्यूरेसी पे आया। अगर कंप्लीट ओमिशन होगा, मतलब कंप्लीटली पूरी ट्रांजैक्शन ही नहीं लिखी है, तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। कमीशन एरर्स, कमीशन एरर्स तब आते हैं जब हम लिखते वक्त कोई गलती कर दें, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग कर दें फुली या पार्शली। अब हमने रॉन्ग अनिल को पेस्ट कर दिया लेजर अकाउंट में, उसको हमें नहीं करना था। अगर पार्शली इनकरेक्ट होगा तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी पे फ़र्क आएगा ट्रायल बैलेंस की, कंप्लीटली गलत होगा तो इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड वन इज कंपनसेशन एरर्स। जब एक एरर का बैलेंस दूसरे एरर को कंपनसेट कर दे उसको कंपनसेशन एरर कहते हैं। ये एरर्स ट्रायल बैलेंस की एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करते, हेंस इसको लोकेट भी नहीं करा जा सकता। जैसे कि एक्स अकाउंट इज़ डेबिटेड विद 90 शॉर्ट, मतलब जो एक्स का अकाउंट है उसमें हमने 90 रुपीज़ नहीं लिखे हैं, तो उसके क्रेडिट साइड पे क्या होगा? अंडर टोटल्ड आएगा बाय ₹90। तो ये एरर्स कैसे लोकेट होते हैं? जब हम टोटल्स चेक करते हैं, पोस्टिंग देखते हैं, कास्टिंग देखते हैं, और ऐसे कुछ एरर्स हमारे ईयर के प्रॉफिट को भी अफेक्ट करते हैं। फोर्थ वन इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ये कब अराइज होते हैं? जब जो जर्नली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना लिखें। जैसे कि कुछ आइटम ऑफ रेवेन्यू है जिसको हम एज अ कैपिटल लिखते हैं वो ना लिखें, असेट का वैल्यूएशन ना हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से। तो ये हो जाते हैं कुछ एरर्स। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन इन कैश। फ्रॉड ज़्यादातर पॉपुलर होते हैं कैश ट्रांजेक्शन में। अगर फ्रॉड होता है कॉन्ट्रैक्ट में और वो एक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग करेगा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की ही। पर अगर ऑडिटर जो ऑडिटिंग कर रहा है कंपनी के लिए उसके रजिस्ट्रार में मेंशन है एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉई ने मेडिकल लीव ली है तो ऑडिटर उसकी ऑडिटिंग नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। तो ऑडिटर उसी की ऑडिटिंग करेगा जहाँ पे कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होगी। वो चेक्स की भी इंस्पेक्शन करेगा कि किसने पे किया है, वेरीफाई करेगा कि किसने सिग्नेचर किए हैं, ये सब। अब प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कि फ्रॉड ना हो? तो सारी रिपोर्ट ऑडिटर को दो और ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट सारी ही कैश ट्रांजैक्शन चेक में करो, तो इससे क्या है फ्रॉड्स कम होंगे। मिस एप्रोप्रिएशन इन गुड्स, तो ये किस टाइम होता है? जब पैकिंग हो रही हो या गुड्स डिलीवर हो रहे हो डिफरेंट जगह, और ये तब भी हो सकता है जब डिफरेंट सेपरेशन हो जाए गुड्स का। तो वैल्यू पेबल पोस्ट एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, इससे प्रिवेंट हो सकता है इन गुड्स का मिसकंडक्ट। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होता है अगर रॉन्ग पैकिंग करी हो, रॉन्ग वेट हो जाए गुड्स का, ओवर इवैल्यूएशन हो जाए अंडर इवैल्यूएशन का। प्रिवेंट कैसे कर
कर सकते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को, कि हम प्रिवेंट करें उसको, जो प्रिवेंटेड गुड्स हैं उनको पेयर कर लो उनकी वैल्यू के हिसाब से, तो इससे फ्रॉड नहीं होंगे और मिस एप्रोप्रिएशन भी गुड्स का नहीं होगा। मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, अब जो मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को वो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट के टाइम पे होता है। जिसे डिस्काउंट दिया 20% का, लेकिन कस्टमर तक वो 10% का ही पहुंचा, जिससे प्राइजेस ज़्यादा चार्ज हुए, जिससे अकाउंट इफेक्ट हुआ। जैसे कि अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन होना स्टॉक की। अगर स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन होगा मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ज़्यादा कमीशन देनी पड़ेगी मैनेजर को, हाई डिविडेंड जाएगा शेयर होल्डर को, ज़्यादा वेजेस जाएंगी, ज़्यादा बोनस जाएगा वर्कर्स को। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम लगाया जाता है, दैट इज़ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। ये प्रीवियसली इफेक्टिव रहा है, ऑडिटर एडप्ट करता है टेस्ट चेक सिस्टम को। ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में और इसका रिजल्ट भी इफेक्टिव रहा है, इसलिए ऑडिटर एडप्ट करता है टेस्ट चेक सिस्टम। तो अकाउंट्स का मिस एप्रोप्रिएशन कैसे कैसे हो सकता है, डिस्काउंट के टाइम पे स्टॉक को ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू करके। प्रिवेंशन, अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो कैसे बचेंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अप्लाई करके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2336 अगर कोई भी ऑडिटर को एरर दिखता है या फिर नहीं दिखता है तो ऑडिटर अपनी जो कंपनी का ऑडिटर है वो इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कंपनी लॉ बोर्ड को विदिन 30 डेज। बेसिकली जब फ्रॉड किया जाता है तो वो जानबूझ के एक पर्सन करता है। प्रिवेंशन और डिडक्शन ऑफ बोथ एरर्स ऑफ फ्रॉड, तो ऑडिटर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ बनती हैं इन एरर्स के प्रिवेंशन और डिडक्शन पे। ये मेन पर्पस है ऑडिटर का कि उसको नॉलेज होनी चाहिए हर रेट की और किस नेचर का है बिजनेस इसकी। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अप्लाई करे इंटरनल कंट्रोल चेक सिस्टम या फिर क्रॉसिंग चेक सिस्टम, जिससे कोई एरर या फ्रॉड ना हो। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो एडवाइस करे अपनी अथॉरिटीज़ को कि ये प्रिवेंशन और डिडक्शन लो कि इससे एरर्स और फ्रॉड कम हो। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो चेक करे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करे सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी लॉ बोर्ड को विदिन 30 डेज अगर उसको एरर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। जो हर ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग रिकवर्स के हिसाब से हो और सही ट्रांजैक्शंस हो सारी। तो ऑडिटिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। सेकेंडरी में 2, दैट इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है कि अकाउंटिंग तो नेसेसरी है और ऑडिटिंग एक लग्जरी है। आजकल लोग अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं एक क्वालिफाइड ऑडिटर से, सो दैट उनकी बिजनेस की स्मूथ रनिंग चलती रहे और उनको वैलिडिटी मिल जाए कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे सेफ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स को ऑडिट कराना प्रोप्राइटी कंसर्न में, सो दैट बिजनेस की एफिशिएंट रनिंग चलती रहे। पार्टनरशिप फर्म में भी ऑडिटिंग कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हेल्दी रिलेशन बना रहता है पार्टनर्स के बीच, स्पेशली जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंट्री के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम। इन टाइम पे गुडविल को वैल्यू करना, जिसके लिए अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो प्रिज्यूम करता है कि उसको भाई उसकी कैपिटल सेफ है या नहीं है। तो अगर कंपनी जो अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराती होगी क्वालिफाइड ऑडिटर से, वहाँ पे एक शेयर होल्डर ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा अपना पैसा लगाने में। और ऑब्वियसली जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है उसका कोई डायरेक्ट स्टेक तो होता नहीं है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब शेयर होल्डर को नहीं पता होता कि कंपनी में क्या चल रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, रॉ मटेरियल सही आ रहा है या नहीं, फिनिश गुड्स कैसे बन रहे हैं। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट में ऑडिट कंपलसरी भी हो गया है कुछ कंपनीज के लिए। अब हम एडवांटेजेस समझते हैं ऑडिट के, जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं कि अगर एक बिजनेस ऑडिट करवाता है अपने अकाउंट्स को तो बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा, उसके ओनर को क्या फ़ायदा होगा और अदर लोगों को क्या फ़ायदा होगा। फॉर बिजनेस इटसेल्फ, अगर बिजनेस अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाता है तो उस बिजनेस को एक फाइनेंशियल पोजीशन पता लग पाएगी अपने बिजनेस की, एरर्स ऑफ फ्रॉड जल्दी पता लग पाएंगे जिससे
वो फ्यूचर में मिनिमाइज़ होंगे। अगर अकाउंट्स ऑडिट होंगे तो क्लर्क भी अलर्ट रहेगा, केयरफुल रहेगा, वॉचफुल रहेगा और अपने जो अकाउंट्स हैं वो फ्यूचर के लिए अच्छे से बनाएगा और अप टू डेट बनाएगा। और जब अकाउंट्स ऑडिट करवाते हैं तो बैंक्स और अदर मनी लेंडर्स आपको ईजिली पैसा दे सकते हैं, मतलब पैसा बोरो करना आसान हो जाएगा। बिजनेस को भी एक अच्छी रेपुटेशन मिलती है अगर वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाता है। एक ऑडिटर जो एक बिज़नेस को रेगुलरली ऑडिट कर रहा है तो उस ऑडिटर को उस बिज़नेस की वर्किंग में सब समझ में आने लगेगा, मतलब उसकी वर्किंग के साथ एक क्लोज टच बन जाएगा, तो वो सजेशंस भी दे सकता है अगर उससे मांगे जाएं। और लास्ट बेनिफिट कि अगर एक बिज़नेस अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा। अगर ओनर ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखवा रखा है, मतलब एक एजेंट है या उसके बिहाफ पे कोई काम करता है, तो ऑडिट बहुत यूज़फुल है बिज़नेस में, क्योंकि अब उसके बिहाफ पे कर रहा है तो ओनर को तो पता नहीं है कि वो उसी लॉयल्टी के साथ और केयरफुलनेस के साथ कर रहा है, तो इसलिए अकाउंट्स का ऑडिट होना ज़रूरी है। फॉर दी ओनर्स ऑफ अ बिजनेस, अगर बिजनेस एक सोल ट्रेडर का है तो वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स पे रिलाई कर सकता है और उन अकाउंट्स पे जो क्लर्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। अगर बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म में है तो पार्टनर्स उन ऑडिटेड अकाउंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर कोई लड़ाई होती है कैपिटल को एडजस्ट करने में या गुडविल की वैल्यूएशन में या एडमिशन करते समय, रिटायरमेंट, डेथ, अगर इस समय कोई लड़ाई होती है या कोई डिसीजन लेना होता है तो ऑडिटेड अकाउंट्स का यूज़ किया जा सकता है। अगर बिजनेस एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो शेयर होल्डर्स जो कंपनी से बहुत दूर रहते हैं, इवन उसके हेड ऑफिस से बहुत दूर रहते हैं, जिनको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पता होता, वो शेयर होल्डर्स भी श्योर हो सकते हैं अगर वो कंपनीज अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाती है कि हाँ भैया हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सही कंपनी में है। और लास्ट, अगर ये एक ट्रस्ट है तो एक ट्रस्टी ईजिली अपनी एक पोजीशन क्लियर कर सकता है कि एक ऑडिटर से ऑडिट करा रही है अकाउंट्स और अपनी पोजीशन उसने क्लियर कर ली। तो ये फ़ायदे होते हैं अगर बिजनेस अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराता है, ये ओनर को फ़ायदे होते हैं। अब समझते हैं कि और लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं। जो प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं वो बहुत यूज़फुल रहते हैं अगर इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम लेना है, जैसे फायर है या कोई और क्लेम लेना है, तो ऑडिटेड अकाउंट्स बहुत यूज़फुल रहते हैं। बैंक्स, इन्वेस्टर्स और अदर मनी लेंडर्स भी जो डिसीज़न होता है कि लोन देना है बिजनेस हाउसेस को, वो ऑडिटेड अकाउंट्स पे ही लेते हैं। जो बिजनेस का परचेजर है वो इजीली कैलकुलेट कर सकता है परचेज कंसीडरेशन अगर अकाउंट्स ऑडिटेड हैं। टैक्सेशन अथॉरिटी बहुत अच्छे से रिलाई कर सकते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स में अगर उन्हें सेल्स टैक्स लगाना है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स या फिर कोई भी। ऑडिटेड अकाउंट्स जो होते हैं बिजनेस के वो सपोर्ट करते हैं लीगल केस में भी। अगर कुछ एक्शन होता है बैंक करप्सी का या इंसॉल्वेंसी केस होता है तो ऑडिटेड अकाउंट्स बहुत यूज़फुल रहते हैं। इन केस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की लड़ाई हो जाती है तो ऑडिटेड अकाउंट्स बहुत अच्छे रहते हैं प्रॉफिट निकालने में या फिर प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड निकालने में। ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट भी अच्छे से सेटल हो सकते हैं अगर अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं। तो ये 3 एडवांटेजेस हो गए ऑडिटिंग के। पहला बिजनेस के लिए, दूसरा बिजनेस के ओनर के लिए, फिर दूसरों के लिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में 2 क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं। ऑल्सो अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़नी है तो उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।